हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज की वीडियो में भी हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ओके, बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड इंडिया के वायसराय। ओके, सो यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत डीप में हम नहीं जाएंगे वरना हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। जहाँ से आपका क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है उन पॉइंट्स को इसमें हम कवर करेंगे और ट्रिक्स रिलेट करके याद रखेंगे। ओके, सो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1600 में यानी कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और जो भी ब्रिटिशर्स थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने उस समय दिल्ली पर जिसका राज्य था जहांगीर का, उससे ट्रेड करने की परमिशन ली। ओके, जहांगीर ने क्या किया, परमिशन दे दिया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ आप लोग जानते ही हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी पूरे इंडिया पे ही राज करना उसने स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले उसने कहाँ से स्टार्ट किया, बंगाल से। ओके, सो बंगाल में एक पोस्ट बनाई गई। तो कौन सी वो पोस्ट थी, बंगाल का गवर्नर। ओके, तो बंगाल का फर्स्ट गवर्नर किसको बनाया गया था, रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया था। ओके, फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद ये पोस्ट चेंज हो गई। तो इस पोस्ट की जगह क्या आ गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाने लगा। ओके, तो बंगाल के गवर्नर के बाद क्या बनाया जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल किसको बनाया गया, वॉरेन हेस्टिंग को। ओके, फिर क्या हुआ, फिर से ये पोस्ट चेंज हो गई। तो इस पोस्ट को बंगाल का ना हटा के अब पूरा इंडिया का कर दिया गया। क्यों, क्योंकि पहले सिर्फ बंगाल पे राज्य था, अब धीरे धीरे पूरे इंडिया पे स्टार्ट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो पूरे इंडिया को कब्जा करने के लिए इंडिया के लिए एक नया पोस्ट इन्होंने इन्वेंट कर दिया। कौन सा पोस्ट, इंडिया का गवर्नर जनरल। ओके, सो फर्स्ट इंडिया का गवर्नर जनरल किसको अपॉइंट किया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक को। ओके, फिर क्या होता है, इस टाइम 1857 का रिवॉल्यूशन आ जाता है। ओके, 1857 की क्रांति हो जाती है। आप जानते हैं कितने बड़े पैमाने पे ये क्रांति हुई थी। फिर इसमें क्या हो जाता है कि इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया जाता है, इंडिया का वायसराय। ओके, और इंडिया का जो वायसराय पहला बनाया जाता है वो कौन बनाया जाता है, फर्स्ट लॉर्ड कैनिंग को। ओके, सो पहला इंडिया का गवर्नर जनरल कौन होता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बट अगर आपसे लास्ट पूछा जाए तो लास्ट कौन था, लास्ट भी लॉर्ड कैनिंग था, क्योंकि इसी का ही नाम चेंज करके फिर क्या कर दिया गया, इंडिया का वायसराय 1857 रिवॉल्यूशन के बाद। ओके, सो इंडिया का फर्स्ट वायसराय भी कौन है, लॉर्ड कैनिंग। एंड इंडिया का लास्ट गवर्नर जनरल भी कौन है, लॉर्ड कैनिंग। ओके, सो बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ओके, सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ द बंगाल कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। क्या था टाइम पीरियड, 1758 से लेकर 1760। एंड दोबारा ये बना 1765 से लेकर 1767। ओके, फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ द बंगाल, कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। ओके, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे हमें रिलेट करके ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वॉन अ डेसिसिव विक्ट्री इन द बैटल ऑफ प्लासी इन बंगाल। तो बंगाल में प्लासी के युद्ध में निर्णायक जीत हासिल की। बैटल ऑफ प्लासी। ओके, तो बैटल ऑफ प्लासी जब हुआ बंगाल में बिटवीन सिराजुद्दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। सो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया, तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया, और इसी के अंडर में हुआ बैटल ऑफ प्लासी। ओके, दायारकी इन बंगाल यानी कि बंगाल में इसने दैत्य शासन लागू किया, दो लोगों का शासन लागू किया। ओके, एक तो खुद का, रॉबर्ट क्लाइव के खुद का, और दूसरा किसका, जो नवाब था सिराजुद्दौला का। ओके, दो लोगों का शासन। इलाहाबाद की ट्रीटी हुई। अब इसमें क्या हुआ, इलाहाबाद की ट्रीटी होती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू रॉबर्ट क्लाइव जो जो इसने काम किए वो आपको याद रखना है। अब आप देखो, सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने बंगाल से स्टार्ट किया इंडिया पे कब्जा करना। ओके, तो बंगाल से स्टार्ट किया, तो जो भी पहला बना ना वो सब कुछ लाइव देख रहा था। क्योंकि देखो आप यहाँ पे क्या लिखा है, रॉबर्ट क्लाइव सब कुछ लाइव देख रहा था। तो लाइव देख रहा था, तो पहला गवर्नर बनाया गया बंगाल का। तो ये पॉइंट तो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। ये सब कुछ लाइव देख रहा था। ओके, फिर इसने लाइव देखते देखते क्या किया, दो लोगों के हाथों में सत्ता दे दी। ओके, पहले ये देख रहा था, एनालाइज कर रहा था लाइव कैसे मैं काम करूंगा, अभी तो शुरुआत हो रही है ना। तो इसने धीरे धीरे क्या किया, पूरी तरीके से नहीं लिया, दो लोगों के हाथ में दे दिया। तो एक तो खुद ले लिया और दूसरा बंगाल का जो नवाब था। ओके, सो डायरकी इन बंगाल यानी कि दैत्य शासन को भी इसने लाइव देखा, और फिर इलाहाबाद की ट्रीटी भी करा दी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि रॉबर्ट क्लाइव जो फर्स्ट गवर्नर था बंगाल का, ओके, बैटल ऑफ प्लासी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसने, दैत्य शासन लागू किया बंगाल में, और इलाहाबाद की ट्रीटी भी जो हुई वो रॉबर्ट क्लाइव के अंडर में ही हुई है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू रॉबर्ट क्लाइव आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है, देखिए अब हम पढ़ेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो बंगाल के प्रमुख गवर्नर जनरल जो हैं
राइट। सो सबसे पहला देखिए वॉरेन हेस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं। 1772 से लेकर 1785 तक इनका टाइम पीरियड है। कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत चेंज आपको देखने को मिल सकता है टाइम पीरियड में, बट जनरली जो हम लोग पढ़ते हैं वो यही पढ़ते हैं। ओके, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे बंगाल के। अब आप देखो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था, गवर्नर ऑफ बंगाल। अब क्या कर दिया गया, पोस्ट में चेंज कर दिया गया, क्या कर दिया गया, जनरल जोड़ दिया। गवर्नर पढ़ा तो क्लाइव था, गवर्नर जनरल पढ़ा तो कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था। ओके, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। अब इसने क्या किया, जब ये आया तो इसने जो ड्वेल सिस्टम था, डायरकी था, इसने इसको खत्म कर दिया, यानी कि दो लोगों का शासन इसने खत्म कर दिया। ओके, रेगुलेटिंग एक्ट आया इसी में 1773 में, जिसमें इस्टेब्लिश किया गया एक सुप्रीम कोर्ट को कैलकाता में। ठीक है, और फिर क्या हुआ, इस पे एक इम्पीचमेंट प्रोसेस भी लगाया गया, जिसको हम हिंदी में महाभियोग प्रोसेस भी कहते हैं, जो प्रेसिडेंट पे लगाया जाता है उसी तरीके से। ठीक है, तो एन इम्पीचमेंट प्रोसेस अगेंस्ट हिम, ये भी इसके ऊपर लगाया गया वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर। ओके, अब ये सारे पॉइंट हमें कैसे याद रखते हैं, तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वॉरेन हेस्टिंग की बात हो रही है। ओके, और देखिए ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो ये पॉइंट तो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। इसने क्या किया, इसने डायरकी को खत्म कर दिया। ओके, इसने द्वैध शासन को खत्म कर दिया। अब इसने द्वैध शासन को खत्म कर दिया तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसके ऊपर इम्पीचमेंट प्रोसेस चला दिया गया। ओके, महाभियोग चला दिया गया। देखिए हमें बस याद करने के लिए इस तरीके से रिलेट कर रहे हैं। ओके, तो वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर इम्पीचमेंट प्रोसेस लगा दिया गया बिकॉज इसने एंड ऑफ डायरकी, द्वैध शासन को खत्म कर दिया। ठीक है, अब आप देखो महाभियोग कहाँ चलेगा, एक सुप्रीम कोर्ट में ही चलेगा। ओके, महाभियोग कहाँ पे चलेगा, कोर्ट में ही चलेगा। सो इसने स्टैब्लिश किया एक सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे, कैलकाटा में। ओके, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। राइट, सो द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इस्टेब्लिश अ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। तो ये सारे पॉइंट रिलेटेड टू वॉरेन हेस्टिंग आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, कैसे हमने याद रखा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसने क्योंकि एंड कर दिया ड्वेल सिस्टम का, इसकी वजह से इसके ऊपर एक वारंट जारी हुआ। वारंट लिखा है ना, तो इसके ऊपर एक वारंट जारी हुआ। सो महाभियोग चलाया गया, और महाभियोग कहाँ चलाया जाएगा, कोर्ट में। तो कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ओके, सो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इस्टेब्लिश अ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू वॉरेन हेस्टिंग आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट इज लॉर्ड कार्नवेलिस, एंड लॉर्ड कार्नवेलिस का टाइम पीरियड क्या है, 1786 से 1793। ओके, सो एट द टाइम ऑफ ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, तो मैंने आपको बैटल वाले में पढ़ाया था और आपने बहुत बार भी पढ़ा होगा। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो है, इसमें ट्रीटी हुई थी श्रीरंगपट्टनम की। ओके, तो वो भी किसके अंडर में हुई थी, लॉर्ड कार्नवेलिस के टाइम पे। ओके, परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त ये लेके आया। ओके, कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया, सिर्फ फादर ऑफ सिविल सर्विस। ओके, सो देखिए आपको बस इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट 3 क्या याद रखने, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल एंड फादर ऑफ सिविल सर्विस। ओके, सो देखो आप इसे हम दो तरीके से याद कर सकते हैं। पहला तो आप यहाँ पे देखिए कॉर्नवालिस लिखा है, कॉर्नवेलिस कॉर्नवालिस, तो वालिस से हमने रिलेट कर दिया वारिस। ओके, क्या रिलेट कर दिया, वारिस रिलेट कर दिया। ठीक है, तो देखिए अगर कोई वारिस बन जाएगा तो उसके नेम के आगे क्या लग गया, श्री लग जाएगा। ओके, तो किसी को अगर वारिस बना दिया गया तो उसके नेम के आगे क्या टाइटल लगा दिया, नेम के आगे क्या लगा दिया, श्री लगा दिया। ओके, तो श्री यानी कि श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई इसी में, जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में हुई थी। राइट, अब आप देखो वारिस बना दिया गया तो क्या हुआ, उसका एक तरीके से परमानेंट सेटलमेंट हो गया। जिसको भी वारिस बनाया गया उसका एक तरीके से परमानेंट सेटलमेंट हो गया। ओके, सो परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल। ओके, कौन लेके आया, लॉर्ड कार्नवेलिस, एंड कंसीडर एज द फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। अब फादर ऑफ सिविल सर्विस, ओके, तो एक फादर ही जो है वारिस बनाता है अपने बच्चे को। ठीक है, तो फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया, परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, एंड एट द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ये सारी चीज़ें किसके अंडर में हुई, लॉर्ड कार्नवेलिस के अंडर में। अब आप देखिए दूसरा इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखो कार्नवेलिस लिखा है। कार्नवेलिस से क्या समझ में आ रहा है, हमें कान समझ में आ रहे हैं। ठीक है, कान समझ में आ रहे हैं, और अगर आप कान का एक शेप ड्रॉ करो तो कैसे ड्रॉ होगा, कुछ इस तरीके से हम कान को ड्रॉ करेंगे। कैसा लग रहा है ये, ध्यान से देखो, 3 लग रहा है ना, तो 3 यानी कि क्या हो जाएगा, 3 श्री, तो 3 श्री यानी कि श्रीरंगपट्टनम, और 3 यानी कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। ओके, तो डायरेक्ट अगर आप श्रीरंगपट्टनम वाला पूछा जाए आपसे तो डायरेक्ट आपको ध्यान आ जाएगा
श्री यानी कि 3 और 3 कैसा लगता है कान की तरह यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, और फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया भी इसको कहा ही जाता है, तो ये भी याद रखना। और आप देखो सिविल सर्विस वाले जो लोग होते हैं ना तो उनको एक कार मिलती है, तो कार यानी कि कॉर्नवालिस। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, राइट। बहुत धीरे धीरे समझते हुए आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट है आप देखिए, अब हम पढ़ते हैं लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। और लॉर्ड वेलेस्ली और इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1798 से लेके 1805। ओके, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है, द फोर्थ मैसूर वॉर इन विच टीपू सुल्तान वॉज डिफीटेड एंड किल्ड वॉज फॉट बाय द ब्रिटिश अंडर द लीडरशिप ऑफ वेलेस्ली। ओके, सो देखिए अभी हमने पढ़ा था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुई, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। फोर्थ जो हुआ मैसूर वॉर, इसमें क्या हो जाता है, टीपू सुल्तान डिफीट हो गया और इसमें ये किल्ड भी हो जाता है। ओके, किसके लीडरशिप में, वेलेस्ली के लीडरशिप में। और देखिए वेलेस्ली यूज द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम टू ब्रिंग द इंडियन स्टेट विद इन द ब्रिटिश पॉलिटिकल एम्बेट। इट मीन्स वेलेस्ली ने भारतीय राज्य को ब्रिटिश राजनीतिक दायरे में लाने के लिए सहायक संधि का भी इस्तेमाल किया था। ओके, तो डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है सहायक संधि। ओके, कि सहायक संधि किसके किसके लीडरशिप में थी, तो लॉर्ड वेलेस्ली। अब आप देखो सहायक संधि में क्या होता था, जो छोटे मोटे राजा होते थे उनसे ये लोग जाके मिल जाते थे, उनसे कहते थे कि आप हमारी हेल्प करो, हम आपको भी हेल्प करेंगे। ओके, और एक राजा और दूसरे राजा को लड़वा देते थे, तो ये क्या थी इनकी सहायक संधि। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, कैसे अब हम याद रखेंगे, देखिए वेलेस्ली। ओके, तो वेलेस्ली हमने वेल उठा लिया, ठीक है, वेलेस्ली यानी कि जली। अब आप देखो अगर कि कोई जल जाएगा तो आप उसको फटाक से उठा के वेल में डाल दोगे, कुएं में डाल दोगे। ओके, तो वेल में डाल दोगे और इससे उसकी क्या हो जाएगी, सहायता हो जाएगी। तो सहायता यानी कि सहायक संधि कौन लेके आया, वेलेस्ली लेके आया। कोई जल रहा है उससे आपने वेल में डाल दिया तो क्या होगा, इससे उसकी हेल्प हो जाएगी, सहायता हो जाएगी। तो ये चीज क्या हो गई, सहायक हो गई। तो ये चीज क्या हो गया, सहायक संधि। तो सहायक संधि किस में आया, वेलेस्ली लेके आया। ठीक है, तो वेलेस्ली लेके आया सहायक संधि। ओके, इसने बैन कर दिया था प्रेस को, तो प्रेस पर इसने प्रतिबंध भी लगा दिया, किसने, वेलेस्ली। इसने सोचा ये जो प्रेस वगैरह है हमारे वेल के लिए तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है, तो वेल के लिए कुछ नहीं काम कर रहा है यानी कि हमारी वेलबींग के लिए कुछ नहीं काम कर रहा, तो इसने प्रेस पे क्या कर दिया, बैन कर दिया। ओके, तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू वेलेस्ली आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। टीपू सुल्तान, इसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो गई। ओके, क्या हुआ, सब्सिडरी अलायंस लेके आया सहायक संधि और इसने बैन कर दिया किसको, प्रेस को। तो प्रेस पर प्रतिबंध लगाया किसने, लॉर्ड वेलेस्ली ने। ओके, और आपको इसमें एक पॉइंट और याद रखना है कि ये जो सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस जो लगा था सबसे पहले कौन से स्टेट में, हैदराबाद स्टेट में, तो ध्यान रखिएगा, राइट। अब हम पढ़ने वाले हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। ओके, सो भारत के गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, क्या था टाइम पीरियड, 1828 से लेकर 1835 एंड ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इट मींस भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ओके, सोशल रिफॉर्म एंड ऑफ सती प्रथा इन 1829, तो सामाजिक सुधार सती प्रथा का इन्होंने अंत किया। स्टॉप चीटिंग प्रैक्टिस यानी कि ठगी प्रथा पर भी रोक लगाई 1830 में। ओके, चार्टर्ड एक्ट लेके आए 1833 में। ओके, एंड शिक्षा पर जो मैकाले की सिफारिशों को इन्होंने स्वीकार किया। तो देखिए आपने मैकाले की एजुकेशन पढ़ा होगा, तो इन्होंने जो मैकाले का जो रिकमेंडेशन था एजुकेशन को लेके, इसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ओके, इंट्रोड्यूस इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, तो एक तरीके से इंग्लिश एजुकेशन था जो इंट्रोड्यूस किया इसने इंडिया में। ओके, सो किसकी बात हो रही है, विलियम बेंटिक। तो बेंटिक यानी कि बैन, क्या क्या बैन कर डाला इसने, तो देखिए इसने बैन किया, क्या क्या बैन किया, तो इसने बैन किया हमारा एंड ऑफ सती प्रथा। तो आपको ध्यान रखना है सती प्रथा को बैन किया, किसको बैन किया, सती प्रथा को। ओके, एंड ठगी प्रथा को भी बैन किया। तो किसको बैन किया, सती एंड ठगी, दोनों एक जैसे, सती एंड ठगी। ठीक है, बैन किया तो बेंटिक हो गया। और ये बात तो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, क्योंकि अब होने लगे इंडिया के, पूरे इंडिया के। अभी तो सिर्फ बंगाल का था, अब ये पूरे इंडिया पे इन्होंने अपना शासन स्टार्ट कर दिया। ओके, सो किसका एंड किया, सती प्रथा को एंड किया, ठगी प्रथा को एंड किया। ओके, ठगी यानी कि चीटिंग प्रैक्टिस को खत्म कर दिया। चार्टर्ड एक्ट लेके आया 1833 में और इंट्रोड्यूस इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट आप देखिए लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ, यानी कि लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ, और इसका क्या टाइम पीरियड था, 1835 से लेके 1836 तक। ओके, इसने पास किया
प्रेस एक्ट 1835 में, ड्यू टू विच इट इज कॉल्ड द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। अभी देखिए हमने पढ़ा था कि प्रेस को प्रतिबंध किया था। किसने प्रेस को प्रतिबंध किया था? ओके, तो किसने किया था? अभी हमने देखा था लॉर्ड वेलिजली ने। ध्यान है ना आपको, लॉर्ड वेलिजली ने प्रेस को बंद कर दिया क्योंकि इसको कुछ भी वेल नहीं लगा प्रेस से। इसने बोला हमारे लिए तो कुछ वेलबिंग का काम ही नहीं कर रहे हैं इंडिया वाले, प्रेस को बंद कर दिया। ओके, अब क्या किया, प्रेस को कौन दोबारा जिसने ओपन कर दिया, किसने मुक्त कर दिया? तो किसने किया? चार्ल्स मेटकाफ। अब इसे हम कैसे याद करेंगे कि प्रेस एक्ट जो 1835 में पारित किया गया, जिसके कारण इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेटकाफ को कहा जाता है। यानी कि न्यूज़पेपर वगैरह से इसने बैन हटा दिया। कैसे अब हम इसे याद रखेंगे? ओके, सो आप यहाँ पर देख रहे हो ना क्या लिखा है, समाचार पत्र और एक तरीके से प्रेस वगैरह। ठीक है, तो देखिए कई लोगों को हैबिट होती है ना कि न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम क्या पिए? कॉफ़ी पिए। तो आप यहाँ पे देखिए मेटकाफ, मेटकॉफ, तो कॉफ़ी जैसा लग रहा है ना ये। तो कुछ लोगों को हैबिट होती है कि न्यूज़पेपर के साथ कॉफ़ी पढ़े, तो कॉफ़ी का मज़ा उनको आएगा ही नहीं अगर न्यूज़पेपर नहीं आएगा। तो इसलिए इसने क्या किया, मुक्तिदाता बन गया ये प्रेस का। ओके, तो इसने क्या किया, सब कुछ बैन जो था प्रेस से, न्यूज़पेपर से, वो हटा दिया। तो किसने हटा दिया? कॉफ़ी ने हटा दिया। तो कॉफ़ी यानी कि मेटकाफ, कॉफ़ी मेटकाफ। ओके, तो इस तरीके से आपको रिलेट करके याद रखना है कि लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ जो है, ओके, इसने प्रेस एक्ट 1835 के अंडर में ये क्या बना, लिबरेटर बना इंडियन प्रेस का। ओके, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में। ओके, क्या था टाइम पीरियड? 1848 से लेके 1856। अब लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारे काम किए थे, इंपॉर्टेंट काम भी किए थे। ओके, अच्छे काम भी किए थे, कुछ कुछ बेकार काम भी किए थे, राइट। सो इसके जो पॉइंट्स है ना बहुत ज़्यादा है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना पड़ेगा और सुन के ही आपको याद हो जाएगा। ओके, सो देखिए लॉर्ड डलहौजी ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ओके, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हड़प नीति बोलते हैं। ओके, किसी राजा महाराजा का अगर खुद का बेबी नहीं है तो क्या करते थे ये लोग, उसका जो पूरा राज्य था ना उसको हड़प लेते थे। ओके, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत उसके पूरे राज्य को हड़प लिया, इसलिए इसको क्या कहा गया, हड़प नीति कहा गया। सबसे पहला जो स्टेट जो इन्होंने हड़पा था वो कौन सा था? सतारा था। ठीक है, सतारा स्टेट, ध्यान रखना है आपको। ओके, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पोस्टेज स्टैंप यानी कि डाक टिकट की भी स्थापना की किसके टाइम पीरियड में? लॉर्ड डलहौजी ने। ओके, इलेक्ट्रिक वायर सर्विस स्टार्ट किया, विद्युत तार सेवा भी स्टार्ट की। अब आप देखो डलहौजी धीरे धीरे हाउस में, डलहौजी लिखा है ना, तो डलहौजी, तो धीरे धीरे हाउस में क्या क्या ये चीजें ढाल रहा है, डलहौजी क्या क्या चीजें ये ढाल रहा है। तो क्या ढाल रहा है? सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको याद भी होगी। तो ये क्या क्या ढाल रहा है एक हाउस में, कैसे आपको ध्यान रखना है, ये डाक टिकट लेके आया, विद्युत तार सेवा भी लेके आया। ओके, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन वॉज स्टार्टेड इन सिविल सर्विस। अभी हमने पढ़ा था फादर ऑफ सिविल सर्विस कौन था? कार्नवेलिस था। बट ये क्या है, इसने एग्जामिनेशन स्टार्ट किया सिविल सर्विसेज में, कि सिविल सर्विसेज में एग्जामिनेशन होगा। ओके, तो सिविल सेवा में प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत भी किसने की? किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने। ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छे से। शिमला वॉज मेड द समर कैपिटल, और शिमला को इसने समर कैपिटल बनाया। ओके, डलहौजी इम्प्लीमेंटेड वुड डिस्पैच इन एजुकेशन रिलेटेड रिफॉर्म। अब शिक्षा संबंधी सुधारों में ये वुड डिस्पैच को इसने लागू किया। ओके, वुड डिस्पैच को इसने लागू किया शिक्षा में, राइट। ही इज कंसिडर एज द फादर ऑफ रेलवे। अब इसको आप फादर ऑफ रेलवे भी कहा जाता है। ओके, बहुत बार आपने पढ़ा होगा फादर ऑफ रेलवे भी कहा जाता है, क्योंकि इसने ट्रेन चलाना भी स्टार्ट किया। ओके, इंडिया में पहली ट्रेन इसने कौन सी चलवाई? सो his effort, the first train was run from Mumbai to Thane in Maharashtra in 1853. So 1853 यानी कि 1853 में जो फर्स्ट ट्रेन इंडिया में चलाई गई बिटवीन मुंबई से थाने महाराष्ट्र में, किसके अंडर में? लॉर्ड डलहौजी के अंडर में। ओके, एंड सो ही इज ऑल्सो नोन एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसलिए इसको आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। ओके, सो लॉर्ड डलहौजी इज नोन एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, क्योंकि इसने बहुत सारे काम किए थे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क जो हैं आपको ध्यान रखने हैं। ओके, देखिए काम तो बहुत ही ज़्यादा किए हैं, बट जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे कवर किया है। ओके, फालतू देखिए पढ़ने से अच्छा नहीं है, वरना वो हमारे दिमाग में फिट नहीं बैठेगा। जो एग्जाम रेलिवेंट है उसे ही हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ठीक है, ओके, सो अब हम पढ़ने वाले हैं वाइसराय के बारे में। बट वाइसराय से पहले 1857 को रिवॉल्यूशन हुआ था। ओके, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और इंडिया का जो गवर्नर जनरल थे
उसी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, वाइसराय कर दिया गया था। ओके, सो ऐसा क्यों किया गया? सो आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो कंपनी थी वो पूरी तरीके से क्या हो गई, उसकी पावर्स बिल्कुल खत्म हो गई, एबॉलिश्ड हो गई। सो इंडिया की जो पावर था, इंडिया को जो कंट्रोल करने का पावर था, वो पूरा डायरेक्ट किसके पास चला गया, ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। ओके, एंड देन वाइसराय को अपॉइंट करना स्टार्ट हुआ। ओके, जो ब्रिटिश क्राउन है वो ही डायरेक्ट अपॉइंट करेगी वाइसराय को और इंडिया को चलाएगी। ओके, सो इस वजह से जो इंडिया के गवर्नर जनरल थे, ओके, ड्यू टू 1857 रिवॉल्यूशन, ओके, देयर पोस्ट चेंज इनटू वाइसराय, और डायरेक्ट फिर कौन अपॉइंट करने लगा वाइसराय को, ब्रिटिश क्राउन अपॉइंट करने लगी। ओके, सो सबसे पहला हम क्या पढ़ेंगे वाइसराय के बारे में अब, तो पहला सबसे वाइसराय कौन था, जो लास्ट गवर्नर जनरल भी था इंडिया का, उसी को वाइसराय बना दिया गया। ओके, कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। क्या था टाइम पीरियड, 1856 से लेके 1862। ओके, सो ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल, यानी कि अंतिम गवर्नर जनरल था, एंड फर्स्ट वाइसराय, एंड पहला वाइसराय था। ओके, रिवॉल्ट हुआ इसी के टाइम पे 1857 का। ओके, बहुत जबरदस्त हुआ था, जानते हैं आप लोग। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आईपीसी इंडियन पैनल कोड, और इसने एस्टैब्लिश किया आईपीसी भारतीय दंड संहिता को। ओके, सो आईपीसी भारतीय दंड संहिता की स्थापना भी किसने की, लॉर्ड कैनिंग ने ही की। ओके, विडो री मैरिज इसने किया। इसने बोला कि इतने लोग देखो उस टाइम क्रांति के टाइम लोग मर गए होंगे, तो इसने सोचा होगा कि लाओ री मैरिज का सिस्टम स्टार्ट कर दे, तो इसने बोला कि विडो का री मैरिज करने में कोई बुराई नहीं है। ओके, सो लॉर्ड कैनिंग ने क्या स्टार्ट किया, विडो जो हो गई थी उनका री मैरिज स्टार्ट किया। ओके, बिगनिंग ऑफ बजट सिस्टम इन इंडिया, और बजट सिस्टम भी लेके आया ये इंडिया में, एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट कैलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास, और हाई कोर्ट जो है, ओके, इसको भी इसने एस्टैब्लिश किया इन कैलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास। ओके, उस टाइम तीनों ही ये सबसे फेमस थी, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। ओके, सो इन तीनों जगह पे हाई कोर्ट इसने एस्टैब्लिश करवाया। राइट, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसे याद रखेंगे? सो आप देखो 1857 का रिवॉल्ट हुआ। ओके, तो 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ तो हुआ क्या कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अपनी सारी इनिंग हार गई। ओके, तो इनिंग से आपको ध्यान रखना है, इनिंग कैनिंग, तो कैनिंग इनिंग, तो इनिंग कौन हार गया? ओके, जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ तो इनिंग कैनिंग। ओके, अब आप देखो जब रिवॉल्ट हुआ तो बहुत लोग जो लेडीज वगैरह होंगी, ओके, तो वो क्या हो गई, विडो हो गई। तो विडो रीमैरिज भी किसने स्टार्ट की, कैनिंग ने ही स्टार्ट की। ओके, तो सबको हमें रिलेट करके याद रखना है। अब आप सोचो इतना ज़्यादा विद्रोह हुआ इतने बड़े लेवल पे, तो बजट तो पूरा बिगड़ गया होगा, तो बजट सिस्टम भी कौन लेके आया, फिर कैनिंग लेके आया, क्योंकि इसकी इनिंग वगैरह सब क्या हो गई, बिगड़ गई। ओके, रिवॉल्ट की वजह से, सो ये बजट सिस्टम भी लेके आया, और रिवॉल्ट की वजह से ही विडो री मैरिज भी ये लेके आया। ओके, और क्या लेके आया, ये इंडियन पैनल कोड की स्थापना भी इसी ने की। ठीक है, किसने की, लॉर्ड कैनिंग ने। ओके, ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए लॉर्ड मेयो, 1869 से लेके 1872 तक इसका टाइम पीरियड था। ही वॉज द वाइसराय ऑफ इंडिया हु हैज किल्ड बाय अ कन्विक्ट इन द अंडमान आइलैंड। अब यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बस इसमें ये याद रखना है कि भारत का एक वाइसराय था जिसे अंडमान द्वीप समूह में एक अपराधी ने मार डाला था। किसको मार डाला, मेयो को मार डाला। तो मेयो मारो, तो मारो किसको, ओके, मेयो को, लॉर्ड मेयो को। अंडमान आइलैंड की तरफ एक अपराधी था, उसने इसको मार डाला था। यहाँ से ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। ओके, दूसरा क्या है, फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया वॉज टेकन इन द ईयर 1872। अब लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड में, यानी कि लीडरशिप में ही पहला सेंसस कराया गया, फर्स्ट सेंसस हुआ इंडिया का। ओके, तो देखिए ये एक सेंसस हुआ, कोई इसमें सही से कोई सिस्टम नहीं था, बट अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया, तो आपको ध्यान रखना है लॉर्ड मेयो। ओके, और ये आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा लॉर्ड मेयो के टाइम पे। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट रिलेटेड टू लॉर्ड मेयो भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट आप देखिए लॉर्ड लिटन। ओके, और इसका टाइम पीरियड था 1876 से लेके 1880। ओके, द दिल्ली दरबार और द इंपीरियल दरबार इन विच क्वीन विक्टोरिया वॉज प्रोक्लेम टाइटल ऑफ केसरे हिंद। ओके, सो देखिए दिल्ली दरबार लगाया गया था लॉर्ड लिटन के टाइम पे, और उस टाइम पे जो क्वीन विक्टोरिया जब आई थी तो उनको केसरे हिंद की क्या दिया गया, टाइटल दिया गया, केसरे हिंद। कैसे आप याद रखोगे, तो देखो आप पे लिटिन लिखा है ना, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपका केसरे हिंद से। यहाँ पे आप देखो लिटन लिखा है, तो लिटन यानी कि लिटिल हो गया। ओके, और लिटिल देखिए हम क्या लिटिल डालते हैं, सैफरन लिटिल डालते हैं, है ना, क्योंकि सैफरन बहुत कॉस्टली होता है, तो सैफरन को लिटिल डालते हैं।
तो सैफरन से ही आपको ध्यान रखना है, सैफरन केसर। ओके, सो केसरे हिंद की उपाधि जो है किसके टाइम पीरियड में दी गई, क्वीन विक्टोरिया को, तो लॉर्ड लिटन, राइट, ध्यान रखना है आपको। वेरनाकुलर प्रेस एक्ट एंड इंडियन आर्म्स एक्ट, ये भी किसके लीडरशिप में आया, तो लॉर्ड लिटन। ओके, तो वेरनाकुलर प्रेस एक्ट एंड इंडियन आर्म्स एक्ट, ये भी किसके टाइम पीरियड में आया, लिटन, राइट। नेक्स्ट से देखिए लॉर्ड रिपन, और इसका जो टाइम पीरियड था 1800 से लेके 1884 था। ओके, इसने क्या किया, अपॉइंटमेंट ऑफ हंटर कमीशन फॉर स्कूल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन के लिए इसने अपॉइंटमेंट किया, किसको लेके आया, हंटर कमीशन को लेके आया। ओके, राइट। अब आप देखिए एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंसस सिस्टम, अभी हमने सिर्फ सेंसस पढ़ा था कि फर्स्ट सेंसस कराई गई इंडिया में लॉर्ड मेयो के टाइम पे, बट आप यहाँ पर देखो क्या लिखा है, सेंसस का सिस्टम एक प्रॉपर सिस्टम के साथ, एक प्रॉपर प्रणाली के साथ। ओके, कि जैसे कि 10 साल बाद कराई जाएगी। ओके, सो प्रॉपर सिस्टम के साथ कौन लेके आया, रिपन लेके आया। ओके, क्या स्टार्ट किया इसने, बिगनिंग ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत भी किसने की, लॉर्ड रिपन ने ही की। कैसे याद रखेंगे इन तीनों पॉइंट को हम रिलेट करके, सो आप देखो रिपन से रिबन का साउंड आ रही है ना, रिपन रिबन, तो रिबन आपने देखा होगा ना, एक तरीके से क्या लगता है, हंटर जैसा ही लगता है। हंटर आपने देखा होगा मूवीज में ना, किसी को मार देते हैं हंटर, हंटर का यूज करते हैं, तो कैसा होता है वो, रिबन जैसा ही होता है, तो हंटर रिबन, सो रिबन हो जाएगा। ओके, अब देखिए उस रिबन से सबको बांध दिया। ओके, प्रणाली क्या रखी कि उस रिबन से सबको बांध दिया और सेंसस कराया गया, सो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंसस सिस्टम लॉर्ड रिपन हो जाएगा। ओके, अब इसकी वजह से क्या हुआ ना, लोग इतने परेशान हो गए, तो फिर क्या बनाया गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाई गई। ओके, तो देखिए सेंसस हो रहा है, लोग बहुत ज्यादा हो गए, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी एस्टैब्लिश किया किसने, लॉर्ड रिपन ने। तो लॉर्ड रिपन से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, हंटर कमीशन फॉर स्कूल एजुकेशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंसस सिस्टम एंड बिगनिंग ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, सो ये तीनों पॉइंट रिलेटेड टू लॉर्ड रिपन आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए लॉर्ड डफरिन, 1884 से लेकर 1888 तक इसका टाइम पीरियड था। ओके, और इसके ही टाइम पीरियड में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, कब हुई थी, 1885 में हुई थी। तो कैसे याद रखेंगे कि डफरिन के टाइम पे ही हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है यहाँ से। तो यहाँ पे आप देखो डफरिन लिखा है, तो डफरिन यानी कि डफर। ओके, अब आप सोचो ये इतना ज्यादा डफर था कि इसने खुद ही एस्टैब्लिशमेंट करवा दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ऐसे आपको ध्यान रखना है। ओके, कि इसने इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट भी हो गया, ये कुछ नहीं करवाया, डफर की तरह देखता रहा। तो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ही तो आगे चल के इंडिया के आज़ादी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ओके, तो डफर की तरह बस इसने काम किया। ओके, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस की एस्टैब्लिशमेंट भी हो गया, ये कुछ कर भी नहीं पाया। तो डफरिन से ही आपको ध्यान रखना है, डफर डफरिन। ओके, नेक्स्ट देखिए लॉर्ड कर्जन, और इसका टाइम पीरियड था 1899 से लेके 1905। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड की स्थापना करने वाला कौन, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन, क्या इसने कर्ज रखा, रेलवे का कर्ज लिया, ऐसे ध्यान रखिए, रेलवे का कर्ज लिया, रेलवे इतना बड़ा है, कर्ज लिया इसने, तो कर्जन रेलवे बोर्ड, तो रेलवे बोर्ड की इसने स्थापना की। डिवीजन ऑफ बंगाल, ओके, बंगाल के विभाजन में किसका नाम आता है, बहुत फेमस है, कर्जन। ओके, सो एक लाइन याद रखिए, कैलोरी कर्जन बंगाल विभाजन, कैलोरी कर्जन बंगाल विभाजन, कर्जन जन, विभाजन जन, दोनों के लास्ट में जन। ओके, सो बंगाल विभाजन से बहुत ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बंगाल विभाजन, कैलोरी कर्जन। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। इससे आप देखिए लॉर्ड मिंटो सेकेंड। ओके, सो लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से लेके 1910, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की स्थापना करी। कांग्रेस डिवीजन 1907, तो कांग्रेस का विभाजन हुआ 1907 में। ओके, कैसे आप याद रखोगे, सो देखो मिंटो लिखा है, लॉर्ड मिंटो, तो मिंटो में मुस्लिम लीग की स्थापना भी कर दी और मिंटो में डिवीजन भी करा दिया। तो मिंटो में डिवीजन करा दिया किसका, कांग्रेस का। ओके, सो मिंटो में क्या करा दिया इसने, मुस्लिम लीग की स्थापना भी कर दी, कांग्रेस का डिवीजन भी करा दिया। ठीक है, ओके, सो कैसे आपको ध्यान रखना है, मिंटो सीएम, तो मिंटो में सीएम ने सी से कांग्रेस का डिवीजन भी करा दिया, एम से मुस्लिम लीग की स्थापना भी कर दी, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। ओके, और इसका जो टाइम पीरियड था 1910 से लेके 1916,
ओके। सो जॉर्ज वी द किंग ऑफ इंग्लैंड विजिटेड इंडिया टू अटेंड द दिल्ली दरबार। और इसी के टाइम पीरियड में कभी कभी आपका यहाँ से भी क्वेश्चन पुट हो जाता है कि जॉर्ज वी जो किंग थे इंग्लैंड के, वो विजिट हुए थे इंडिया, ओके, टू अटेंड द दिल्ली दरबार। किसके टाइम पीरियड में? ओके, सो लॉर्ड हर्डिंग के। ओके, तो कोई भी हर्डिंग नहीं आई और आराम से ये जॉर्ज वी जो थे दिल्ली दरबार में आके और उन्होंने अटेंड किया, ओके, इंडिया को विजिट किया, राइट। अब देखिए सेकंड पॉइंट इसमें क्या है, कैंसिलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब बंगाल का जो पार्टीशन था इसको भी हार्डिंग ने कैंसिल कर दिया, राइट। कैपिटल ट्रांसफर फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली 1911। अब जो कैलकाटा जो थी, ओके, तो जो कैपिटल थी इंडिया की उसको कैलकाटा से दिल्ली जो है ट्रांसफर कर दिया 1911 में। कैसे याद रखेंगे? तो देखो आप यहाँ पे हर्डिंग लिखा है, तो हर्डिंग यानी कि एक तरीके से हर्डल आ रही है, ओके। सो आप खुद सोचो, बंगाल को क्या विभाजन करना इतना इजी काम है जितना इजीली इसको अनाउंस कर दिया गया, ओके। तो इतना इजी नहीं है, तो इसको क्या लगा, ये बहुत ज़्यादा हार्ड लगा, ठीक है। तो बंगाल का जो पार्टीशन था वो इसने कैंसिल कर दिया। तो इसने क्या सोचा कि कैपिटल जो है इंडिया की वो भी हम ट्रांसफर कर दें दिल्ली में, ओके, क्योंकि दिल्ली दिल सबका दिल लगेगा। सो इसको हार्ड लगा कैलकाटा, तो इसने कैलकाटा से दिल्ली ट्रांसफर करा दिया, ओके। सो हार्ड लगी इसको क्या क्या चीजें, इसको हार्ड लगी पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसको हार्ड लगा कैपिटल कैलकाटा, तो इसने ट्रांसफर कर दिया दिल्ली में, कैलकाटा टू दिल्ली, ओके। और देखिए, और हार्डिंग के टाइम पे ही और कौन आया, तो जॉर्ज वी आए जो किंग थे इंग्लैंड के, ओके, जिन्होंने विजिट किया इंडिया टू अटेंड द दिल्ली दरबार, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू लॉर्ड हर्डिंग्स भी आपको याद रखनी है, ओके। और ये क्वेश्चन तो आपसे बहुत बार पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, कैलकाटा टू दिल्ली वाला, सो ध्यान रखिएगा, ओके। नेक्स्ट है अब लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ओके। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड, और इसका टाइम पीरियड था 1916 से लेकर 1921, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1919 में, इसी के टाइम पीरियड में रॉलेट एक्ट, ओके, जिसकी वजह से जलियांवाला बाग मैस्केयर भी हुआ, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें बहुत सारे लोगों पे गोलियां चला दी गई, ओके, जनरल डायर की तरफ से। और किसके टाइम पीरियड में ऐसा हुआ था, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कैसे याद रखोगे आप, देखो चैम्सफोर्ड यानी कि फोर्ट, ओके, फोर्ट में लगातार गोलियां चलवा दी गई, तो क्या हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, ओके। सो जलियांवाला बाग मैस्केयर फोर्ट यानी कि फोर्ट, जेम्स फोर्ट, ओके। और इसकी वजह से ही क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया, खिलाफत मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया, ओके, राइट। सो ध्यान रखना है आपको ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत अच्छे से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1919 में, ओके, एंड रॉलेट एक्ट, जिसकी वजह से जलियांवाला बाग मैस्केयर हुआ, ओके, और जिसमें बहुत लोगों पर गोली चलवा दी गई फोर्ट पे। तो ध्यान रखना है आपको किस तरीके से सिलेक्ट करके, फोर्ट पे कई सारे लोग थे, वहां गोली चलवा दी गई, तो फोर्ट यानी कि जेम्स फोर्ट। और इसी की वजह से असहयोग आंदोलन भी हुआ, और क्या हुआ, खिलाफत मूवमेंट भी हुआ, यानी कि खिलाफत आंदोलन भी चलाया गया, राइट। अब देखिए लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो था, इसने क्या किया ना, इसने एक चीज एफोर्ड कर ली, क्या, चैम्सफोर्ड एफोर्ड। तो एक चीज इसने क्या एफोर्ड कर ली, इंट्रोड्यूस कर दिया डायरकी इन प्रोविंसेस, यानी कि प्रांतों में दैत्य शासन लागू करा इसने। पहले दैत्य शासन स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, फिर बंद हो गया, फिर ये लेके आ गया, तो इसने कहाँ लगा दी, प्रांतों में लगा दी। तो प्रांतों में दैत्य शासन लागू किसने करवाया, चैम्सफोर्ड ने। कौन एफोर्ड कर पाया, चैम्सफोर्ड, ओके। नेक्स्ट है देखिए लॉर्ड रीडिंग, और इसका जो टाइम पीरियड है 1921 से लेके 1926, राइट। द ओनली जूविश गवर्नर जनरल, तो एक जूविश गवर्नर जनरल था, कौन, लॉर्ड रीडिंग। काकोरी ट्रेन रॉबरी, ओके, इसी के टाइम पीरियड में हुई। अब आप देखो लॉर्ड रीडिंग की बात हो रही है ना, तो कोई भी चीज आप करने जाओ, चाहे आप रॉबरी ही करने कोई जा रहा है, तो ऑब्वियसली पहले से वो बढ़िया से पढ़ वढ़ के जाएगा ना, तभी तो सक्सेसफुल हो पाएगा रॉबरी में। तो बस कैसे हमने ध्यान रखा कि अगर कोई रॉबरी करने भी जा रहा है तो रीडिंग करके ही जाएगा उसके बारे में बढ़िया से, है ना। सो काकोरी ट्रेन रॉबरी जो है ये भी किसके टाइम पीरियड में हुई, सो बिटवीन लॉर्ड रीडिंग, ओके। नेक्स्ट आप देखिए लॉर्ड इरविन, 1926 से लेके 1931, अपॉइंटमेंट हुआ 1927 में, एंड अराइवल ऑफ साइमन कमीशन 1928 में, ओके। सो साइमन का जो अपॉइंटमेंट हुआ वो हुआ 1927 में, और साइमन कमीशन का अराइवल कब हुआ, 1928 में, ओके। इसी के टाइम पीरियड में, राइट, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई, यानी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी हुआ,
राइट। नेहरू रिपोर्ट भी पेश की गई, शारदा एक्ट भी आया, गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ 1931 में, एंड गांधी दांडी मार्च भी स्टार्ट हुआ 1930 में, राइट। अब आप यहाँ पर देखो किसकी बात हो रही है, इरविन की बात हो रही है। इरविन यानी कि विन, इरविन किसकी बात कर रहा है, विन होने की, ठीक है। तो गोल टेबल पे बैठ के विन कैसे हम होंगे इसका डिस्कशन चल रहा है, ओके। सो यू आर सिटिंग ऑन अ राउंड टेबल और आप वहां पे क्या कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, विन होने की बात कर रहे हो। तो राउंड टेबल पे बैठ के कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, ओके, टॉकिंग अबाउट हाउ टू विन। तो विन यानी कि किसकी बात होगी, लॉर्ड इरविन की बात हो गई, ओके। और इसी में नेहरू रिपोर्ट भी पेश की गई। देखो आप रिलेट करके याद रखना है, ओके। नेहरू रिपोर्ट भी पेश की गई, शारदा एक्ट भी लाया गया, ओके, चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड था ये। गांधी इरविन पैक्ट भी आया, ठीक है। तो इरविन ने गांधी जी से बात करी कि आप आइए, ओके। सो गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ और दांडी मार्च भी हुई 1930 में, ठीक है। सो ध्यान रखना है आपको, अपॉइंटमेंट एंड अराइवल ऑफ साइमन कमीशन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और इसी कॉन्फ्रेंस में रिपोर्ट लाई गई, शारदा की बात की गई, ओके। शारदा मान लो किसी लड़की का नाम है, शारदा की बात की गई। गांधी इरविन पैक्ट भी लाया गया, गांधी और इरविन के बारे में बात हुई। अब गांधी इरविन से समझ में आ रहा है गांधी और इरविन के बारे में है, यानी कि लॉर्ड इरविन। और गांधी दांडी मार्च यात्रा भी 1930 में हुई, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स को आपस में रिलेट करके आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आप देखिए लॉर्ड वेलिंगटन, क्या था टाइम पीरियड, 1931 से लेकर 1936। पूरा एग्रीमेंट हुआ, पूरा समझौता हुआ इसी के टाइम पीरियड में बिटवीन महात्मा गांधी एंड डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारत सरकार अधिनियम भी आया 1935 ईस्वी में, ओके, किसके टाइम पीरियड में, लॉर्ड वेलिंगटन। अब आप यहाँ पर देखो क्या लिखा है ना, वेलिंगटन, तो वेल में कोई आपको टांग देगा, तो वेलिंगटन, वेल में अगर कोई आपको टांग देगा, ओके, अगर आप पूरी बात नहीं माने। तो ऐसे तो करते थे ब्रिटिशर्स, अगर इंडियन पूरी बात नहीं मानते थे तो कुछ ना कुछ हरकत करते रहते थे, ओके। तो पूरी बात नहीं मानी यानी कि पूरी बात नहीं मानी तो वेल में टांग देंगे, तो वेल में टांग देंगे वेलिंगटन। और इसी में फिर वेल में आप कैसे टांग सकते हो, तो इसीलिए भारत सरकार ने अधिनियम ले आया, ठीक है। तो रिलेट करके ऐसे आपको ध्यान रखना है। फिर भारत सरकार ने अधिनियम ले आया 1935, ठीक है, 1935, ये आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट इज लॉर्ड लिंथिगो एंड हिज टाइम पीरियड वाज 1936 टू 1943, ओके। अराइवल ऑफ क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, और इसी में क्विट इंडिया मूवमेंट भी आया 1942 में। इसलिए आप याद रख सकते हैं, देखिए लिंथिगो, गो, ओके, तो गो कर रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं, छोड़ो भारत को, छोड़ो, गो, जाओ, तो क्विट इंडिया मूवमेंट, ओके। और इसी में आया, इसके साथ साथ ही जुड़ा हुआ है क्विट इंडिया मूवमेंट से ही क्रिप्स मिशन, ओके। सो अराइवल ऑफ क्रिप्स मिशन एंड क्विट इंडिया मूवमेंट दोनों ही किस में आया, लॉर्ड लिंथिगो के टाइम पीरियड में, राइट। नेक्स्ट है आप देखिए लॉर्ड वेवेल एंड हिज टाइम पीरियड वाज 1943 बिटवीन 1947। वेवेल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस, तो वेवेल प्लान से समझ में आ रहा है लॉर्ड वेवेल एंड शिमला कॉन्फ्रेंस। कैबिनेट मिशन आया इसमें लॉर्ड वेवेल के टाइम पीरियड में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ओके, तो संविधान सभा का गठन जो है किसने के टाइम पीरियड में आया, तो लॉर्ड वेवेल के टाइम पीरियड में ही, राइट। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, अब क्या हुआ, भारत इंडिपेंडेंट के रास्ते पे चल पड़ा, ओके। तो इंडिपेंडेंट का जो टाइम पीरियड था उसमें जो फर्स्ट गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया वो कौन था, माउंटबेटन। अब आप सोचो इंडिया जो है, ओके, इंडिपेंडेंट हो गई है, राइट, तो माउंट पे पहुंच जाएगी ना, कहते हैं ना बिल्कुल इंडिया शिखर पे पहुंच गई, तो शिखर पे पहुंच गई माउंटबेटन, इंडिपेंडेंट इंडिया, एंड ही वाज द लास्ट वायसराय, ओके। सो ही आल्सो लास्ट वायसराय एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ओके। सो देखिए पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, तो जो ये लॉर्ड माउंटबेटन था, कैसे इन्होंने लास्ट में इंडिया को छोड़ा, क्या करवा के छोड़ा, पार्टीशन हो गया इंडिया का, और जिसकी वजह से क्रिएशन हो गया न्यू पाकिस्तान का, किसकी वजह से, लॉर्ड माउंटबेटन की वजह से, ओके। सो जाते जाते पार्टीशन भी हो गया था इंडिया का, राइट। सो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ओके। लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ओके, एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान किसकी वजह से हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन की वजह से, ठीक है। एंड नेक्स्ट है सी राजगोपालचारी के बारे में, एंड ये आज का लास्ट पॉइंट होगा। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, राइट। सो 1948 से 1950 तक इन्होंने सर्व किया।
लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के। ओके, तो लास्ट गवर्नर जनरल इंडिया के कौन थे? सी राजगोपालचारी थे। ओके, क्योंकि ये इंडिया थे, इसके बाद से जब इंडिया आज़ाद हो गया तो ये सारी चीज़ें खत्म कर दी गई। ओके, तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन? सी राजगोपालचारी। ओके, सो ध्यान रखना है आपको। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो आपके इसी वीडियो से रिलेटेड होंगे, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो बंगाल का देखिए पहला गवर्नर कौन था? ओके, गवर्नर जनरल पूछा है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था ना, तो वॉरेन हेस्टिंग। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, हु हैज नोन एज द लॉयन ऑफ बंगाल? अब आप देखिए लॉयन ऑफ बंगाल किसको कहा जाता था? ओके, सो बंगाल का लॉयन किसको कहा जाता था? सी, यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली को। ओके, सो लॉर्ड वेलेस्ली इज नोन एज लॉयन ऑफ बंगाल। ओके, सो देखिए ये बहुत ज्यादा वेल है। ओके, तो अपने आप को बंगाल का लॉयन समझता था, तो लॉर्ड वेलेस्ली। तो थोड़ा सा ऐसे रेट करके आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? अब फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया का कौन था? ओके, फर्स्ट इंडियन पूछा है आपसे, वो भी इंडिपेंडेंट इंडिया का। अभी हमने पढ़ा था ना, कौन थे? सी राजगोपालचारी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द सिविल सर्विसेज इन इंडिया? निम्नलिखित में से किसने भारत में सिविल सेवा की शुरुआत की है? अब सिविल सेवा की शुरुआत देखिए किसने की है। ओके, तो सिविल सेवा की शुरुआत किसने करी? सिविल वाले कार में बैठते, कार कार्नवेलिस। ओके ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, लॉर्ड कार्नवेलिस। राइट, सो देखिए हमने पढ़ा था कि सिविल सर्विसेज का फादर किसे कहा जाता है, किससे स्टार्ट किया था? तो लॉर्ड कार्नवेलिस ने किया था। बट अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन किसने स्टार्ट किया सिविल सर्विसेज में, तो डलहौजी ने किया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, हु वॉज द फर्स्ट वाइसराय एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? प्रथम वाइसराय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ओके, सो देखिए प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था बताइए? लॉर्ड कैनिंग। राइट, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, हु इंट्रोड्यूस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? तो निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति दिया था? अब किसने हड़प नीति दिया था? बहुत फेमस, डलहौजी ने दिया था। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राइट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महान हिमायती है? तो हु अमंग द फॉलोइंग इज अ ग्रेट एडवोकेट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया? ओके, तो कौन था स्पेशली? तो कौन था? मैकाले था। ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, टीबी मैकाले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के समय हुई थी? द बजट सिस्टम वॉज स्टडीड इन इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच वायसराय? बजट के बारे में बात हो रही है, बजट का किसने स्टार्ट किया था? तो सोचो आप, हमने कैसे याद रखा था कि बजट बिगड़ गया। बजट बिगड़ गया तब जब 1857 की क्रांति हुई, और 1857 की क्रांति के बाद क्या बनाए जाने लगे थे? वायसराय बनाने जाने लगे थे। और वायसराय पहला कौन था हमारा? कैनिंग था ना। सो ऑप्शन बी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राइट, हमने ऐसे याद किया था ना, रिवॉल्ट हुआ, रिवॉल्ट की वजह से ओके कई सारे लोग विडो हो गए, विडो की वजह से और चीजें क्या हो गई कि सब लोग सारी उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी बिगड़ गई, तो बजट लाना पड़ा। ठीक है, तो बजट लॉर्ड कैनिंग। राइट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, विच गवर्नर जनरल एबॉलिश्ड स्लेवरी इन इंडिया? किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? अब भारत में दास प्रथा को किसने समाप्त किया था? ओके, सो ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लॉर्ड एलन बोरो। ओके, सो दास प्रथा, अब दासों से कई ज्यादा काम इन्होंने बोरो कर लिया, तो बोरो बोरो। सो ऑप्शन सी, लॉर्ड एलन बोरो। राइट, सो ऐसे आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय हो गई तब ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया व्हेन द प्रैक्टिस ऑफ सती बिकम इलीगल एंड पनिशेबल? ओके, सो देखिए कौन था? सब कुछ बैन हो गया, ठीक है, सती प्रथा, ठगी प्रथा, तो बैन बेंटिक। सो लॉर्ड विलियम बेंटिक। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राइट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, इन 1877 which of the following viceroy organized the दरबार to acknowledge Queen Victoria as the Emperor of India? ओके, सो 1877 में निम्नलिखित में से किस वायसराय ने रानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए दरबार का आयोजन किया था? ओके, सो देखिए दरबार का आयोजन किया था, किसने किया था? तो लिटन ने किया था। ओके,
सो ऑप्शन ए यानी कि लॉर्ड लिटन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, किस वायसराय के समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की गई थी? ड्यूरिंग विच वायसराय वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली? राइट, तो ये सारी चीजें किसको हर्डल्स लग रही थी, किसको हार्ड लग रही थी? तो हर्डल, हार्डिंग, सो लॉर्ड हार्डिंग। ओके, ऐसे हमने इसे याद रखा था, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच वायसराय डिड द दांडी मार्च टेक प्लेस? तो दांडी मार्च यात्रा किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? ठीक है, दांडी मार्च कब हुआ था? तो बताइए जल्दी से कब हुआ था। सोचिए, ऑप्शन सी यानी कि लॉर्ड इरविन के टाइम पे है। राइट, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो देखिए जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम रेलिवेंट हैं वो यहाँ पर कवर किए गए हैं, एंड आई होप आप लोगों को समझ और याद भी हो गया होगा। राइट, कुछ भी कंफ्यूजन लगती है तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। ओके, दोबारा देख लीजिएगा ताकि वो टॉपिक जो है ये एक इम्पॉर्टेंट है और अच्छे से आपका कवर हो जाए और चीज़ें समझ में आ जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसके कर पाएँ। राइट, सो पीडीएफ के लिए आप लर्न विद ट्रिक्स चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।